हेलो एवरीवन, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूँ आज हम किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। इससे जिसने भी मेरे पिछले सेशन को देखा है, टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसे ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा और उसी टॉपिक से संबंधित ये आगे का टॉपिक है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, उसके बारे में मैंने पिछले सेशन में आपको डिस्कस किया था। एक बार मैं और बता दूं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के माध्यम से हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और किस किस फॉर्म में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन और सर्टेन प्रॉफिट केप्ट एज अ रिजर्व। तो और एक सोर्स, एक क्रेडिट साइड का जो आइटम है, वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम द पार्टनर, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। टू रिस्ट्रिक्ट drawing, there is some agreement made among the partner that certain rate of interest will be charged from the partners. तो आज उसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आप इसको पूरे अंत तक देखें ताकि आपको जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जस्ट बेल आइकन दबा दें ताकि आगे के जितने भी सेशन मैं आपके लिए तैयार करूं आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अलग से भी आपके बोर्ड में क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो उस मेथड पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेशन के क्या सिस्टम होंगे। तो अब है कि वहाँ उस फर्म में किस तरह का ट्रेंड है, ड्राइंग करने का ट्रेंड क्या है। Either partners draws on regular basis or sometime whenever they are in need of money, they draws the money. That is what these two situation we will discuss in a different way. And is there fixation of date is there or not? एक डेट फिक्स है या किसी भी डेट को जब जिसको ज़रूरत हो रही है अपने अनुसार वो ड्राइंग कर रहा है। तो ये सिचुएशन समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग जो है मेथड को अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए, अब मैं उस मेथड की बात करूं जब कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ना ही डेट यूनिफॉर्म है ना ही अमाउंट यूनिफॉर्म है। तो ऐसे कंडीशन में प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई किया जाता है। ये प्रोडक्ट मेथड होता क्या है ये आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। इसमें करना ये है कि जितने भी, मान लीजिए सपोज दो पार्टनर है ए और बी। ए ने डिफरेंट डेट्स में ड्राइंग किया, 1 अप्रैल को ड्राइंग किया, फिर उसने 1 मई को ड्राइंग किया, फिर 31 जुलाई में ड्राइंग किया। तो ये जो डिफरेंट डेट्स में वो ड्राइंग कर रहा है, तो यहाँ पे आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। उस चार्ट में कुछ कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। एक तो डेट, किस डेट को वो ड्राइंग कर रहा है। दूसरा कॉलम होगा अमाउंट का, क्या अमाउंट वो ड्राइंग कर रहा है और उस अमाउंट पे कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा उसके लिए एक कॉलम चाहिए। तो आप देखो 3 कॉलम आपने बनाया, एक डेट का कॉलम बनाया, एक अमाउंट का कॉलम बनाया, तीसरा आपने जो है कितने मंथ्स उसमें इंटरेस्ट चार्ज होंगे उसका कॉलम बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने 1 अप्रैल को ड्राइंग की है 5,000 रुपीज़, तो उस 5,000 पे आप कैलकुलेट करो 1 अप्रैल से लेकर लास्ट 31 मार्च। एज यू नो अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ 12 मंथ्स। तो आपको उस 5,000 पे कितने मंथ के इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे आप कैलकुलेट कर लो। अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 महीने होते हैं। तो इस 5,000 पे 12 महीने का इंटरेस्ट, तो आप यहाँ पे पीरियड कॉलम में 12 मंथ्स लिख दोगे। दूसरा, मान लीजिए उसने सपोज 1 जुलाई को उसने अगर ड्राइंग की, तो आप जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का मंथ कैलकुलेट करो। जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट, सपोज अमाउंट ले लेते हैं 4,000 रुपीज़, उस पर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। अगर मान लीजिए इसी तरह से पार्टनर ने 28 फरवरी को ड्राइंग की, तो 28 फरवरी के बाद सिर्फ 1 महीना बचता है और हमारी अकाउंट्स बुक क्लोज होती है, तो उस अमाउंट पे 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा।
और अगर सपोज किसी पार्टनर ने 31 मार्च को ड्राइंग की, एज आई सेड देयर इज़ नो यूनिफॉर्म डेट, इन दैट केस अगर 31 मार्च को किसी पार्टनर को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे चूँकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड हमारा क्लोज हो रहा है, दैट इज़ द लास्ट डे ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, तो इन दैट केस इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज, तो इन द कॉलम पीरियड यू विल राइट 0। तो ये एक चार्ट से आपको बात समझ में आ रही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपने 4 कॉलम दिखाए, एक डेट के कॉलम दिखाए, एक अमाउंट के कॉलम दिखाए, उसके बाद आपने क्या दिखाया, पीरियड की कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे। अब आप देखो जब अगर नंबरिंग करते हैं कॉलम की, तो अगर आप कॉलम का नंबर कर रहे हो 1 2 3, तो सेकेंड एंड थर्ड कॉलम को आप क्या करो, फोर्थ कॉलम में मल्टीप्लाई करके दिखाओ। जैसे मैंने कहा ये प्रोडक्ट मेथड में आपसे डिस्कस कर रही हूँ, तो आपने मल्टीप्लाई किया, तो जैसे मान लीजिए पहला मैं एक एग्जांपल बता दूं, आपने 5000 विड्रॉ किया था, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा था, तो कितने अमाउंट हो जाएंगे, 60,000, that is 5000 into 12. Similarly, you have to multiply the second column with the third column and amount you will write in the fourth column जो आपको दिख रहा होगा। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट कॉलम जो आपने फोर्थ कॉलम बनाया है उसको अंतिम में टोटल जितने भी ड्राइंग्स हुए ड्यूरिंग द ईयर उस पार्टनर के सारे आप ऐड कर दोगे, सम कर दोगे, और जो प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट आएगा, नाउ यू विल अप्लाई द फॉर्मूला। What is that formula? You will write interest on drawing is equal to total sum of product column into रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलरेडी स्टेटेड इन पार्टनरशिप डीड, जो पहले से मैंने पहले ही कहा कि डीड एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें जो भी संभावना है, जो भी चार्ज करने हैं, जो भी अलाउ करने हैं, उसको हम लोग डिटेल में डीड में मेंशन कर चुके हैं। तो मान लीजिए कि अगर ये तय हुआ है कि 8% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो इन दैट केस यू विल मल्टीप्लाई 8/100, और उसके बाद जो अगला है कि प्रोडक्ट मेथड में एवरेज कर दिया जाता है, एवरेज यहाँ पे 1/12 अप्लाई कर देना है, और वॉट एवर अमाउंट विल कम दैट विल बी द इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन एज ड्राइंग। तो ये एक प्रोडक्ट मेथड है जिसमें आप क्या पैटर्न है, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या ट्रेंड है, उस फॉर्म में किस तरह से ड्राइंग्स हो रही है, इस पे ये प्रोडक्ट मेथड निर्भर करता है कि आप अप्लाई करें। अगर अमाउंट यूनिफॉर्म नहीं है, डेट यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये मेथड सबसे बेस्ट सूटेबल मेथड है। इसी में अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे 2 मेथड आपको दिए गए हैं, आप प्रोडक्ट मेथड भी फॉलो कर सकते हो और सिंपल मेथड भी फॉलो कर सकते हो। सिंपल मेथड इज द लेंथीएस्ट मेथड, वाई सो, बिकॉज what you are calculating at the time finally by adding the sum of total product and applying the formula of rate of interest and average period 1/12, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊँ, आंसर विल कम सेम बट इट इज़ अ लेंदीएस्ट प्रोसेस, जहाँ पे आपको मैंने उसी एग्जाम्पल को अगर हम सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे तो इट विल बी लाइक दैट। सपोज आपने 5000 रुपये 1 अप्रैल को ड्राइंग किए, 12 मंथ्स का पीरियड, उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो अब जो ये फोर्थ कॉलम प्रोडक्ट का कॉलम बना रहे हो, यहाँ पे सिंपल मेथड में कॉलम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप अमाउंट इंडिविजुअली हर एक ड्राइंग्स का कैलकुलेट करोगे। जैसे मैं पहला आपको समझा दूँ, 5000 into रेट इज 8/100, that is 8%, into 12/12. For the second drawing, again take the amount of drawing, multiply it by 8%, that is 8/100, into 9/12. So see, for individual drawings you are calculating individually for each drawings your interest, and finally जितने को हमने individually calculate किया, finally उसको हम sum करेंगे, और तब जाकर हमारा interest पता चल पाएगा कि A पर कितना interest charge करना है। तो जब आप compare करोगे in a calculation point of view, तो आप क्या observe कर रहे हो कि simplest method बहुत ही lengthiest method है as compared to product method. But being a student, you must know both the method, because in question, if in the exam it is asked you have to show the calculation by simple method, then you must know the way how you will represent. तो ये मैंने आपको चर्चा की इस, जब यहाँ पे यूनिफॉर्म अमाउंट नहीं है, ना ही यूनिफॉर्म डेट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक अगला तरीका है कि अगर किसी भी फर्म में ये ट्रेंड है कि एक फ़िक्स अमाउंट फ़िक्स डेट को ही निकाला जाएगा,
फिक्स डेट यहाँ पे या तो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का ट्रेंड है, या तो अगर क्वार्टरली बेसिस पे, क्वार्टरली आप जानते हो 12 महीने में 4 क्वार्टर होंगे, 3 महीने के एक क्वार्टर कहलाते हैं। तो आपका अगर बिगनिंग ऑफ क्वार्टर निकालने का ट्रेंड है तो आपको ये देखना होगा कि आप जिस अकाउंट्स बुक को, जिस फर्म के अकाउंट्स बुक को आप मेंटेन कर रहे हो वहाँ किस ट्रेंड पर कैलकुलेशन करना है, जो कि एज पर योर सिलेबस ऑफ क्लास 12th देयर आर 2 पैटर्न, आइदर ऑन मंथली बेसिस और ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो उस पर मैं बात करूं, और यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, यूनिफॉर्म अमाउंट है और यूनिफॉर्म डेट भी है। डेट भी फिक्स कर दिया गया है और अमाउंट भी फिक्स कर दिया गया है कि इससे ज़्यादा आप ड्राइंग नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में मैं आपको ये बात अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो आपको बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सपोज 2 पार्टनर हैं ए और बी। ए ने अगर ड्राइंग्स की एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वो ड्राइंग करता है, डेट इज़ विथ फिक्स अमाउंट 5000 रुपीज़। एक एग्जाम्पल मैंने लिया। अब इसके लिए सबसे पहले आपको जानना है कि एवरेज पीरियड निकालने, क्योंकि एवरेज पीरियड मेथड से भी इसको डिनोट किया जाता है इफ़ देयर इज़ अ यूनिफॉर्म अमाउंट एंड यूनिफॉर्म डेट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एवरेज पीरियड निकालना सीखो। तो इसको बहुत अच्छे से मैं एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि 1 अप्रैल को उसने ड्राइंग करी, इसी तरह से वो हर महीने के 1st डे को वो ड्राइंग करेगा, 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, सिमिलरली लाइक दैट। तो अगर वो अब यहाँ पे एवरेज पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला है जो आपको मैं दिखा रही हूँ। पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, एवरेज निकालने का फॉर्मूला है पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट योर एवरेज पीरियड। तो एग्जाम्पल से इसी बात को मैं समझाऊं कि अगर ए ने एक अप्रैल को 5000 रुपये निकाले, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च पे कितने महीने होते हैं, पूरे 12 महीने होते हैं। तो एवरेज पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो रहा है, 12 महीना हो रहा है। अब आप देखिए लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, 1 मार्च को करेगा। तो 1 मार्च को जब वो ड्राइंग करेगा तो व्हाट पीरियड विल लेफ्ट, दैट इज़ 1 मंथ। तो आपने क्या किया, 12 + 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 13 बाई 2, दैट इज कमिंग 6.5 मंथ, दैट इज व्हाट एवरेज मंथ इज कमिंग। तो अब आपको अगर कभी भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इफ देयर इज अ पार्टनर, ही ड्रॉज द मनी एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, देन हाउ यू विल अप्लाई द फॉर्मूला। अगर वो 5000 रुपये हर महीने निकालता है तो साल में वो कितना निकाला, 12 पंजे 60,000 रुपये उसने निकाले। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही बात करें जो मैंने प्रोडक्ट और सिंपल में कहा, 8% मान लीजिए इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको देखिए फॉर्मूला में क्या चेंज नज़र आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू 8/100 इनटू एवरेज पीरियड जो मैंने अभी आपको तरीका बताया था 6.5/12। यहाँ पे एवरेज आपने क्या लगा दिया, 6.5/12। सिमिलरली अगर ये ट्रेंड है उस फॉर्म में कि मिड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग, मिड ऑफ एवरी मंथ पार्टनर ड्रॉ करता है, मान लीजिए बी के साथ एग्जाम्पल लें कि वो 2000 रुपये मिड ऑफ एवरी मंथ निकालता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वो कब पहले ड्राइंग करेगा, 15 अप्रैल को करेगा। अगर वो 15 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग करता है तो व्हाट पीरियड लेफ्ट, दैट इज 11.5 मंथ, वही तो मंथ बचेगा। उसके बाद अगर लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, दैट इज ऑन 15 मार्च, व्हाट पीरियड विल लेफ्ट, हाफ मंथ विल लेफ्ट। तो व्हाट यू विल डू, 11.5 + हाफ, दैट इज इक्विवेलेंट टू 12 मंथ्स। 12/2 करोगे तो 6 मंथ आएगा, दैट इज द एवरेज पीरियड। तो अब अगर बी का इंटरेस्ट निकालना हो, अगर वो 2000 रुपये महीने हर मिड ऑफ द मंथ निकालता है तो आप 2000 × 12 कितना होता है, 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 एंड दैट average period what you will apply in this case, that is 6/12। अगर हम बात करें एक सी पार्टनर है जो कि एंड ऑफ एवरी मंथ निकालता है, दिस में बी अ केस यू विल गेट। तो उसमें एवरेज पीरियड कैसे अप्लाई करोगे, व्हाट पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, वो निकाल रहा है 38 अप्रैल को, 30 तारीख को वो निकाल रहा है, तो पीरियड लेफ्ट होगा 11 महीने।
अगला लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, 31 मार्च को करेगा। तो इन दैट केस व्हाट पीरियड लेफ्ट, 0 पीरियड लेफ्ट। तो आप क्या करोगे, 11/2 दैट इज योर 5.5 इज योर एवरेज पीरियड कमिंग, एंड अकॉर्डिंगली यू विल अप्लाई द फॉर्मूला। अगर मान लीजिए कि वो 3,000 रुपये हर महीने एंड ऑफ द मंथ निकालता है, तो आप कैसे करोगे, 12,000 इंटू 3 दैट इज 36,000 इंटू 8/100 इंटू एवरेज पीरियड यहाँ पे 5.5/12 लगेगा। तो आपको मैंने ये बात समझाई कि इफ़ यू आर फॉलोइंग द एवरेज पीरियड मेथड, तो यू आर फॉलोइंग it depends on totally the situation, what are the trend followed in the firm, either uniform amount with uniform date it is withdrawn by the partner, then you will apply average period method. और अगर किसी firm में unequal amount है, not uniform amount is not withdrawn, not uniform, and when date is also not uniform, in that case I discuss product method and simple method. अब एक और सबसे बड़ी confusion होती है जहाँ डेट का कोई जिक्र ही नहीं है। यहाँ पे तो आपने देखा कि जो भी है डेट फिक्स नहीं है, किसी में डेट फिक्स है लेकिन किसी में डेट ही नहीं है। Date is not specified anywhere, it is only stated that there is a drawing made by a partner. तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर एनम वर्ड का यूज़ किया गया है कि नहीं। वाइल स्पेसिफाइंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ पर एनम वर्ड इज स्टेटेड, तो वहाँ पे आपको ये एज्यूम करना है कि इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर द एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। जो हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज करता है कि जो भी ड्राइंग्स हुई, मान लीजिए अगर वो 2000 ही निकालता है, बट व्हेन इट इज़ ही इज़ विड्रॉइंग इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, ये ध्यान दोगे कि उस क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसमें पर एनम वर्ड का जिक्र है कि नहीं। अगर पर एनम वर्ड वहाँ पे नहीं है तो आपको नॉट कंसिडर द टाइम पीरियड, यू सिंपली कैलकुलेट इट इज़ रिटन 8% at the rate of 8%, नथिंग इज स्पेसिफाइड फर्दर, देन यू विल अप्लाई 8/100। ओके, जैसे एग्जाम्पल से बताऊँ, एक अगर ए ने ड्राइंग्स करी 1000 रुपीज़ पर मंथ, बट डेट इज़ नॉट स्पेसिफाइड व्हेन ही इज़ ड्राइंग एंड ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज़ गिवन, तो यू विल सिंपली मल्टीप्लाई 1000 इंटू 12, होल ईयर की बात करें, इंटू what you will do if per annum is not specified, then you will simply apply 8/100। लेकिन अगर per annum का जिक्र है तो वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी बात को अगर at the rate of 8% per annum लिखा है तो वहाँ आप क्या करोगे, 12,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12 लगाना नहीं भूलोगे, जो हर बार स्टूडेंट से गलती होती है। हम लोग टाइम टू टाइम कॉपी जब चेक करते हैं तो ये देखते हैं कि बच्चे ने पर एनम पे ध्यान ही नहीं दिया। अगर पर एनम दिया हुआ है तो यू मस्ट बी केयरफुल वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किया रिलेटिंग टू द स्पेसिफिक टॉपिक दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न या डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भेजें ताकि मैं आगे के सेशन में आपकी उस डाउट्स को दूर कर सकूं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, मेरे बताए हुए जो ट्रिक हैं, टिप्स हैं, वो आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी आने वाले सेशन हैं वो आप तक पहुंच सके और आप इसका बेनिफिट उठा सकें। तो इसी के साथ मैं आज का ये सेशन समाप्त करूंगी। धन्यवाद।